Hello students, today we are going to start our chapter 4 part 2 of class 7. So let's start this topic. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कैसे सेल रेफरेंस की मदद से किसी फॉर्मूला को कैसे अपडेट किया जा सकता है, इसको हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर इस टॉपिक में सबसे पहले ये बात बताया जा रहा है कि जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सम फंक्शन की मदद से किसी कैलकुलेशन को हम लोग कर पाते थे, तो उसमें क्या होता था कि जो हम लोग कॉलम्स के अंदर में जिस वैल्यू को ऐड किया गया रहता था उसको सम फंक्शन के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर पाते थे। यहाँ पे ये बात भी बताया जा रहा है कि अगर कोई कॉलम है उसके अंदर में कोई डेटा लिखा हुआ है तो उसके एक कॉलम के डेटा को यूज़ करके और उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है, या फिर अगर उस कॉलम में बहुत सारे वैल्यूज़ एडेड हैं और हम लोग चाहते हैं कि उसमें बस कुछ सेल्स जो हैं उसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो सिर्फ 2-3 सेल का कैलकुलेशन भी किया जा सकता है या टोटल कॉलम का भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। तो जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि जो फरवरी का जो एंटरटेनमेंट का कॉस्ट दिया हुआ था उसमें वीडियो रेंटल और सीडी का जो कॉस्ट था उसको सिर्फ कैलकुलेट करना होता था, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर सिर्फ 2 सेल का कैलकुलेशन किया गया था, यहाँ पे 2 सेल का कैलकुलेशन किया गया था। तो वैसे ही हम लोग कोई पार्टिकुलर सेक्शन का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पूरे के पूरे कॉलम का कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि फॉर्मूला हम लोग ऐड करते हैं, फॉर्मूला को लिखते हैं और फिर उसके बाद वो कैलकुलेशन हो जाता है। जैसे कि C9 सेल में हम लोगों का कैलकुलेशन हो गया था, 2 सेल का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग C9 में उसका आंसर लेके आए थे। तो इस एग्जाम्पल के मदद से हम लोगों को ये पता चल गया है कि हम लोग कैसे कोई फार्मूला को एंटर कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता था कि अगर 2 सेल का कैलकुलेशन करना है तो हम लोगों को उस सेल को पे क्लिक करना होता था, उसको हम लोग सेलेक्ट करते थे और उसको सेलेक्ट करने के बाद उसी सेल्स का कैलकुलेशन करा के और उसका रिज़ल्ट निकाला जाता था। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जैसे कि पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा था। मीन्स हम लोग 2 सेल को सेलेक्ट किए थे, C4 और C6 को सेलेक्ट कर लिए थे और फिर उसके बाद D9 में उसका जो कैलकुलेशन था वो फार्मूला लिख दिया गया था और C4 और C9 सेल का कैलकुलेशन कर दिया गया था बिना फार्मूला को टाइप किए। बस उस सेल को सेलेक्ट करना था और सेलेक्ट करके हम लोग सेल को सेलेक्ट करके भी कैलकुलेट कर पाते थे और बस वहाँ पे एंटर करना है और हम लोगों का रिज़ल्ट उसी प्रकार से आ गया था C4 और C6 सेल का। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग अगर किसी सेल का कैलकुलेशन सिर्फ 1-2 पार्टिकुलर सेल्स का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बस उन सेल्स को हम लोगों को सेलेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद सम फंक्शन डाल के और सम फंक्शन के मदद से हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। तो और कोई आर्गुमेंट लिखा हुआ है जैसे C4 सेल और C6 सेल जो है ये एक तरीके का आर्गुमेंट है। तो इन आर्गुमेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, तो उसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है और उसको पैरेंथेसिस के बीच में लिखा जाता है। तो पैरेंथेसिस जो होता है वो ब्रैकेट होता है और कॉमा जो है वो ये है, और इसी के बीच में हम लोगों का जो आर्गुमेंट होता है C4 और C6 को लिखा जाता है। इसी प्रकार से हम लोग अपने सेल का नाम लिख पाते हैं। तो ये सब रेफरेंस को देखने के बाद ये पता चल गया है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। अब आगे ये देखना है कि रेफरेंस कितने प्रकार का होता है। तो रेफरेंस टोटल 3 प्रकार का होता है, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। इसके बारे में हम लोगों को इस टॉपिक में कवर करना है कि रेफरेंस कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि सेल रेफरेंस जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। उसमें रिलेटिव रेफरेंस जो होता है उसको हम लोग जब कॉपी करते हैं तो वो क्या होता है कि वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है। और एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होता है वो वैसे ही सेम के सेम हो जाता है, रह जाता है, वो बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता है अगर हम लोग उसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है,
तो एवरी रिलेटिव सेल रेफरेंस इन अ फार्मूला ऑटोमेटिकली चेंजेस व्हेन द फार्मूला इज कॉपीड डाउन। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि रिलेटिव रेफरेंस जो होता है उसको जैसे ही हम लोग उस फार्मूला को हम लोग कॉपी करते हैं तो रिलेटिव रेफरेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है। और इसलिए हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर में जनवरी का जो एक्सपेंस था उसको फरवरी में कॉपी किया गया तो वो अपने आप कैलकुलेट हो गया, क्योंकि जो जनवरी में फार्मूला डाला गया था उस फार्मूला को कॉपी करके फरवरी के लिस्ट में डाल दिया गया। तो जनवरी में जो कैलकुलेशन किया गया था वो कैलकुलेशन अपने आप फरवरी में भी हो गया। इसका मतलब वो एक्सेल समझ गया कि जो जनवरी में कैलकुलेशन किया गया है वो फरवरी में भी वही कैलकुलेशन करना है। तो रिलेटिव जो सेल रेफरेंसेस हैं वो बदल जाता है अपने आप। यहाँ पे एक फार्मूला लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में एक फार्मूला लिया गया है इक्वल टू C4 और मल्टीप्लाई का निशान है और $9 और $D और $9 लिखा हुआ है। इसको कॉपी किया गया है रो से लेके रो में, या तो उसको कॉलम से लेके कॉलम में भी कॉपी किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये फार्मूला लिखा हुआ है C4 ये बदल जाएगा और जो उसके बाद का जो फार्मूला लिखा हुआ है D और 9 डॉलर के साथ वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे डॉलर के साथ D और 9 जो है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस दिखाता है, और ये जो C4 है जिसके साथ कोई डॉलर का साइन नहीं है वो जो है हम लोगों का रिलेटिव है। मींस इसका मतलब हम लोग जब इस फार्मूला को कॉपी करेंगे इस C4 $D और $9 को, तो जैसे ही हम लोग इसको कॉपी करते हैं तो C4 जो होता है वो चेंज हो जाता है C5 में। अगर उस फार्मूला को कॉपी किया जाएगा तो वो कॉपी होने के बाद क्या होगा कि C4 से ये C5 में बदल जाएगा। अगर इसको हम लोग C9 में लेके चले जाते हैं तो फार्मूला जो है वो C5 से लेके C9 में बदल जाएगा। बट जो $D और $9 है वो नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि वो जो होता है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस डिनोट करता है, और एब्सोल्यूट रेफरेंस में जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, वो बदलता नहीं है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है वो बदलता नहीं है, वो सेम के सेम रह जाता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस डोंट चेंज इफ़ यू कॉपी अ फार्मूला। यहाँ पे यही बात लिखा हुआ भी है सेकंड लाइन में कि एब्सोल्यूट रेफरेंस डोंट चेंज इफ़ यू कॉपी अ फार्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर। हम लोग अगर एक सेल से दूसरे सेल में इस फार्मूला को कॉपी करते हैं तो वो जो होता है वो फार्मूला बदलता नहीं है। और उसके साथ क्या होता है कि उसको डॉलर साइन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि $D और $9 जो है ये चेंज नहीं होगा। बट जो तीसरा रेफरेंस है मिक्स्ड रेफरेंस में क्या है कि यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे $A1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे $A1 जो लिखा हुआ है उसमें जो A जो है वो कॉलम दिखा रहा है और 1 जो है A जो है वो कॉलम दिखा रहा है, 1 जो है वो रो दिखा रहा है। तो A के साथ डॉलर डाला गया है। तो जब हम लोग इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो जो A डॉलर के साथ लिखा हुआ है वो नहीं बदलेगा। मीन्स वो A का A रह जाएगा, बट जो 1 लिखा हुआ है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये एब्सोल्यूट रेफरेंस भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस भी इस्तेमाल हो रहा है। रिलेटिव रेफरेंस में जो 1 है वो बदल जाएगा अगर इस फार्मूला को हम लोग दूसरे सेल में डालेंगे। तो वो अगर A2 सेल में डालते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो रो है वो बदल जाएगा और जो $A है वो नहीं बदलेगा। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि मिक्स्ड रेफरेंस जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस स्टेज द सेम बट द रिलेटिव रेफरेंस चेंजेस। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होता है वो बदलता नहीं है, वो सेम रह जाता है, और रिलेटिव रेफरेंस बदलता नहीं है। अब आगे के एग्जांपल से आप सभी को क्लियर हो जाए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि अभी भी आप सभी को कन्फ्यूजन होगा। तो यूजिंग एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि जो यहाँ पे 3 फार्मूला लिखा गया है, ये जो 3 फार्मूला लिखा गया है, 3 फार्मूलाज लिखे गए हैं, वो C4 के लिए ये वाला फार्मूला लिखा गया है, C5 के लिए ये फार्मूला लिखा गया है, C6 सेल के लिए ये फार्मूला लिखा गया है। मीन्स हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे फार्मूला जो लिखे हुए हैं वो फार्मूला क्या करेगा कि वो कैलकुलेट करेगा C4 को D9 से मल्टीप्लाई करवाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दिया हुआ है, जैसा कि आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। ये मल्टीप्लाई कर देगा C4 सेल को, मीन्स ये C4 सेल है, D9 से मल्टीप्लाई करेगा। D9 यहाँ पे है तो C4 और को D9 से मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे C5 को D9 से मल्टीप्लाई कर देगा, और यहाँ पे C6 सेल को, ये वाला जो C6 सेल है, C6 सेल में जो वैल्यू लिखा हुआ है वो D9 सेल वाले से कॉपी हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मैं क्लियर करके इरेज करके फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ये जो सबसे पहला फॉर्मूला इस सेल में लिखा गया, ये फॉर्मूला इक्वल टू C4 मल्टीप्लाई $D$9 जो लिखा गया है, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि C4 जो है वो D9 वाले सेल से मल्टीप्लाई होके उसका रिजल्ट दिखलाएगा, ठीक है। तो ये क्या मल्टीप्लाई दिखाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही इस सेल पे क्लिक करके और फिर हम लोग ड्रैग करके इसको नीचे ले आते हैं, तो ये दोनों सेल में भी यही वाला फॉर्मूला अपने आप इंसर्ट हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि डॉलर जो होता है, डॉलर का जो साइन वाला होता है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि जैसे हम लोग ड्रैग करके इस फॉर्मूला को ड्रैग करके इन दोनों सेल्स में भी ऐड किए, तो ये जो फॉर्मूला था ये दोनों में तो चला गया, बट जो $D और $9 वाला जो फॉर्मूला था वो वही का वही रह गया, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया। और C4 जो है वो C5 में बदल गया और C5 जो है वो C6 में बदल गया, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस है। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो C4 सेल है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, C5 सेल जो है वो भी इससे मल्टीप्लाई होगा, और C6 सेल जो है वो इसी से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स हम लोग एब्सोल्यूट का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जो ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू से ही ये तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। इसलिए यहाँ पे $D और $9 डाल दिया गया है एक साथ, क्योंकि ये जो D9 सेल है इसी सेल से ये तीनों सेल्स को मल्टीप्लाई करना है। इसलिए इसमें $D और $9 डाल दिया गया है, क्योंकि हम लोगों को ये तीनों सेल को एक ही नंबर से, एक ही सेल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पे यही बात लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे तीनों रेफरेंस का इस्तेमाल हो रहा है। इन द अबव पिक्चर यू हैव ऑल 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंस सो यू कंसिडर, ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए। यहाँ पे तीनों रेफरेंस का इस्तेमाल किया गया है। रिलेटिव रेफरेंस चेंज फ्रॉम रो टू रो, तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि फिर से मैं इसको इरेज करके क्लियर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो रिलेटिव रेफरेंस दिखा रहा है C4, C5, C6, ये रिलेटिव रेफरेंस दिखा रहा है, और $D और $9 जो दिखा रहा है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस दिखा रहा है, जो कि D9 सेल को डिनोट कर रहा है। वो D9 सेल का ही वैल्यू है जिसको हम लोग $D और $9 में लिखे हुए हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है, यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है उसको सेल में इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है एब्सोल्यूट रेफरेंस को, ताकि वो चेंज ना हो, दैट यू डोंट वांट टू चेंज। अगर हम लोग उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल करके उस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, और क्या होता है कि जो रिलेटिव होता है वो बदल जाता है, और जो एब्सोल्यूट होता है वो नहीं बदलता है, वहाँ पे डॉलर का साइन होता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। इमेजिन दैट यू हैव रिसीव्ड ए पैकेज ऑफ डिस्काउंट एंटरटेनमेंट कूपन। यहाँ पे जो हम लोगों ने पिछले पेज में जो फॉर्मूला लिखा था वो एंटरटेनमेंट का पूरा कैश मेमो था। उस एंटरटेनमेंट के कैश मेमो के अंदर में अगर वीडियो रेंटल का जो चीज़ खरीदा गया था, और मूवीज़ के लिए जो चीज़ खरीदा गया था, और जो CD खरीदा गया था, ये तीनों आइटम्स में अगर 7% का डिस्काउंट डालना है और उसको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हम लोग जैसे ही लिखते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का जो तीनों आइटम है, वो तीनों आइटम का जो ये है, क्या कहा जाता है कि तीनों आइटम का जो डिस्काउंट है वो हम लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वीडियो रेंटल का, मूवी का और CD का, ये तीनों आइटम का हम लोगों को डिस्काउंट पता करना है, क्योंकि वो दुकानदार जो है वो बता रहा है कि ये तीनों आइटम पे 0.07% का डिस्काउंट है। तो उस डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को इसी तरीके का फॉर्मूला लिखना होगा, और हम लोग ऐसे ही ये तीनों आइटम्स का जो 7% डिस्काउंट है वो हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ईजीली। यहाँ पे केबल TV का में हम लोगों को डिस्काउंट नहीं मिला है, ये तीनों में ही सिर्फ डिस्काउंट मिला है, इसलिए इन तीनों के सामने हम लोग ये फॉर्मूला लिख के और इसी तरीके से एक जगह पे जो है 7% को लिख दिया गया है, और वो 7% से इन तीनों नंबर्स को 1 by 1 मल्टीप्लाई किया गया है तीनों में फॉर्मूला लिख के। तो इसी तरीके से हम लोग किसी एक वैल्यू से बहुत सारे सेल्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में भी यही बात बताया जा रहा है, वो को टाइप द डिस्काउंट रेट, और हम लोगों को डिस्काउंट रेट जो है वो एक एम्प्टी सेल में D9 सेल में टाइप कर देना होगा, और फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा D4 में। D4 में जाके क्या फार्मूला लिखना होगा, इक्वल टू
C4, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया था इक्वल टू C4, यहाँ पे मैं फिर से इरेज करके आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे C4 लिखा हुआ है, C4, यहाँ पे C4 लिखा हुआ है फॉर्मूला, और उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान है, और फिर उसके बाद D9 सेल को एब्सोल्यूट रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए डॉलर के साथ लिखा गया है। यहाँ पे डॉलर के साथ लिखा गया है, डॉलर साइन के साथ D को, और फिर उसके बाद 9 को भी एब्सोल्यूट रेफरेंस दिखाने के लिए 9 को भी डॉलर साइन के साथ लिखा गया है। और वो क्या होगा कि D9 सेल में C4 वाला सेल मल्टीप्लाई होके, मीन्स हम लोगों का C4 जो सेल का वैल्यू है वो D9 वाले सेल के साथ मल्टीप्लाई होकर उसका रिजल्ट जो है वो कहाँ दिखाएगा, वो D4 बॉक्स में दिखाएगा, यहाँ पे D4 बॉक्स में दिखाएगा। तो यही एग्जांपल में ये बात बताया जा रहा है कि व्हेन यू नेक्स्ट यू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम D4 टू D5, और फिर उसके बाद क्या किया जा रहा है कि वही फॉर्मूला को, ये जो D4 में लिखा गया था उसको कॉपी किया गया है D5 में। ये वाला जो सेल है ये D5 सेल है, इसमें जैसे ही कॉपी किया गया तो ये C4 से C5 में बदल गया, क्योंकि हम लोगों को C5 वाले वैल्यू को ये D9 वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद इसको कॉपी करके फिर इसमें डाला गया, तो यहाँ पे जो C6 जो सेल का जो वैल्यू है 29.998, इसको 0.07 से मल्टीप्लाई करना है। तो यही एग्जांपल में ये बात दिखाया जा रहा है कि जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है, रिलेटिव रेफरेंस है, वो तीनों जो है मिक्स्ड रेफरेंस है, ये तीनों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बताया जा रहा है कि हम लोग MS एक्सेल में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है, इस पिक्चर में एक कैलकुलेशन को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे दिखाया ये जा रहा है कि जो कॉलम में जो लिखा हुआ है ऊपर में जनवरी फरवरी, ये टाइटल दिखा रहा है कि किस किस मंथ में कौन कौन से कंपनी से, ये जो है रो में जो दिखा रहा है ये कंपनी का नाम दिखा रहा है, और ऊपर में जो दिखा रहा है ये कॉलम में मंथ का नाम दिखा रहा है कि किस किस मंथ में किस किस कंपनी से क्या क्या चीज़ और कितना चीज़ आइटम्स खरीदा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में यही बात बताया जा रहा है कि हम लोग अपने वर्कशीट में कॉलम्स की मदद से और रो के टाइटल के मदद से हम लोग अपने जो हम लोग का कैश मेमो है या जो भी हम लोग आइटम क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, तो हम लोग कॉलम टाइटल डालते हैं और रो का टाइटल डालते हैं, ताकि हम लोगों का जो वर्कशीट है उसमें क्लियर समझ में आए कि किस वैल्यू को किस मंथ के लिए मल्टीप्लाई किया गया है, किस कंपनी को से किस मंथ में कितना पैसा आया है, किस कंपनी से किस मंथ में कितना पैसा आया है, जनवरी में कितना पैसा आया है, मई में कितना पैसा आया है, सितंबर में कितना पैसा आया है। तो ये सारा चीज़ करने के लिए हम लोग टाइटल डालते हैं। तो कॉलम का टाइटल डाला जाता है, रो का टाइटल डाला जाता है, रो का टाइटल में कंपनी का नेम डाला गया है, कॉलम के टाइटल में मंथ का नेम डाला गया है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि व्हेन यू एंटर डेटा इट्स ए गुड आइडिया टू स्टार्ट बाय एंटरिंग टाइटल एट द टॉप ऑफ द। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जब भी हम लोग डेटा को एंटर करते हैं तो उसमें हम लोग जैसे ही टाइटल को एंटर करते हैं कॉलम के टॉप में, तो ये क्या होता है कि जब भी हम लोग अपने वर्कशीट को शेयर करते हैं तो कोई भी आदमी अगर उस डेटा को देखेगा तो वो आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा कि जो डेटा जो लिखा हुआ है वो क्या चीज़ का डेटा लिखा हुआ है। अगर हम लोग कोई कंपनी से कोई चीज़ खरीदे हुए हैं 10 बार, तो हम लोग अगर ऊपर में मंथ का नाम नहीं डालेंगे तो पता नहीं चलेगा किस मंथ में उस कंपनी से किस मंथ में कितना वैल्यू आया है। तो ऊपर में जनवरी फरवरी लिखने से ये समझ में आ रहा है कि उस मंथ में उतना पैसा आया है। दिस वर्कशीट shows whether or not representative from each company attend a monthly business lunch। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि मंथली के रूप में हम लोग किस कंपनी से क्या वैल्यू लिए हुए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करना शुरू किया जाता है। तो जब भी हम लोग ऑन अ वर्कशीट यू कैन एंटर सिंपल फार्मूला टू ऐड डिवाइड, तो हम लोग अपने वर्कशीट में सिंपल जो फार्मूला होता है उसमें हम लोग सिंपल फार्मूला को हम लोग टाइप करते हैं ऐड करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, किसी दो या दो से अधिक वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐड करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम लोग उसमें फार्मूला को एंटर करते हैं। और या तो हम लोग अगर फार्मूला नहीं एंटर करते हैं तो हम लोग फंक्शन के मदद से हम लोग उसका कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये सारा जो है फार्मूला और फंक्शन जो है आप सभी को पिछले चैप्टर में क्लियर हुआ होगा कि फार्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर किसी दो वैल्यू को ऐड कराना है तो हम लोग उस दो वैल्यू को यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 4 और 5 को ऐड करना है तो 4 + 5 लिख देंगे। तो ये जो है, और जैसे हम लोग इस एंटर का बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड में तो इन दोनों वैल्यू का जो है रिजल्ट आ जाएगा सामने। तो ये जो होता है ये सिंपली फार्मूला लिख के कैलकुलेशन करना कहा जाता है।
बट अगर फंक्शन के मदद से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो फंक्शन के मदद से कैलकुलेशन करने के लिए इक्वल टू का निशान डालना होता है, सम लिखना होता है, फिर ब्रैकेट में हम लोग उस कौन कौन से सेल को कैलकुलेट करना चाहते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं और इसको फार्मूला कहते हैं। जो नीचे वाला था ये फार्मूला था और जो ऊपर वाला है ये फंक्शन है। तो दो तरीके से कैलकुलेशन कराया जा सकता है वर्कशीट में, यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। तो ये पैराग्राफ में यही बात लिखा हुआ है, टू क्विकली टोटल ए सीरीज ऑफ वैल्यूज विदाउट हैविंग एंटर एनी ऑफ देम मैनुअली। अगर हम लोग मैनुअली नहीं डालना चाहते हैं, अगर एक एक सेल के जो वैल्यू है, एक एक सेल का जो वैल्यू है, एक एक सेल के वैल्यू को हम लोग मीन्स यहाँ पे जो 2 डिजिट ऐड किया गया है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट था। अगर 100 डिजिट को ऐड करना होगा तो 100 डिजिट को ऐड करने के लिए हम लोग मैनुअली ये 100 डिजिट नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग आसानी से 100 जो सेल में 100 वैल्यूज़ लिखा हुआ है वो 100 वैल्यूज़ को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि बार बार लिखने के जगह पे हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला को बार बार ओवर एंड ओवर लिखने की जगह पे हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन यू बिकम फैमिलियर विद दिस सिंपल फार्मूलाज यू वांट टू लर्न मोर। और हम लोग जैसे ही अगर सिंपल फार्मूला से फैमिलियर हो जाते हैं तो हम लोग और कुछ कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को सीखना भी चाहते हैं। तो यही चीज़ हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सिंपल फार्मूला को दिखाया जा रहा है कि सिंपल फार्मूला को कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले पेज में ये बताया 2 मिनट पहले, उसको फिर से डिफाइन करके यहाँ बताया जा रहा है कि सिंपल फार्मूला को कैसे यूज़ किया जाता है। तो सिंपल फार्मूला को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले उसमें इक्वल टू का साइन डालते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि यू टाइप द इक्वल साइन, पहले हम लोग इक्वल साइन टाइप करते हैं और फिर उसके बाद वो न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करते हैं। जैसे कि 4 जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गया जिससे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स डाला जाता है। तो यहाँ पे जो प्लस का साइन है ये मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया। फिर उसके बाद एक और वैल्यू डाला जाता है जिससे 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये हम लोग का दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एंटर का बटन जैसे ही अपने कीबोर्ड में दबाते हैं तो हम लोगों का जो है वो कैलकुलेट हो जाता है अपने आप। तो जैसे ही हम लोग एंटर का बटन हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो एंटर का बटन प्रेस करने के साथ हम लोगों का जो है वो कैलकुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल में बताया जा रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होता है वो जो प्लस का साइन होता है वो ऐड करने के लिए, माइनस का साइन माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, एस्टेरिस्क का जो साइन होता है ये मल्टीप्लाई करने के लिए होता है और ये जो स्लैश होता है ये डिवाइड करने के लिए होता है। ये होता है हम लोग का मैथमेटिकल ऑपरेटर। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही एंटर का को प्रेस करते हैं तो हम लोग का जो है कैलकुलेशन जो होता है वो कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाता है हम लोगों का फॉर्मूला के सामने। तो यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल बताया जा रहा है कि 12.99 और 16.99 को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा सिंपल फार्मूला के थ्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको C6 सेल में पिक्चर में जैसे दिखाया जा रहा है कि C6 सेल में इसको ऐड करना है। C6 सेल जो है ये यहाँ पे है, इसको ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, अगर ये दोनों वैल्यूज़ का कैलकुलेशन करना है तो इन दोनों वैल्यूज़ का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो 12.99 और 16.99 है वो C6 सेल में इसको कैलकुलेट करना है। तो वो फार्मूला को लिख के हम लोग ये इक्वल टू का निशान डाल के और 12.99 टाइप करके और फिर प्लस का निशान टाइप करके और फिर उसके बाद 16.99 टाइप करके जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो उसका कैलकुलेशन हम लोग के सामने नज़र आ जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स जो है वो क्या क्या एलिमेंट्स होता है जी। जैसे हम लोगों का जो फार्मूला है उसमें क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ये सारा जो है ये एलिमेंट है, ये इक्वल टू, ये न्यूमेरिक वैल्यू, ये ऑपरेटर, ये न्यूमेरिक वैल्यू, ये सारा एलिमेंट होता है। तो कितने प्रकार का यहाँ पे एलिमेंट्स होता है, पार्ट्स क्या होता है फार्मूला का, वो सारा चीज़ बताया जा रहा है। यहाँ पे एक फिर से एक एग्जाम्पल लेकर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो इक्वल टू 5 + 2 × 3 जो है फार्मूला जो होता है वो हमारे कैलकुलेशन करने के लिए, हम लोग कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए फार्मूला को हम लोग अपने जो वर्कशीट है उसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो जो हम लोगों का फार्मूला होता है वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला को इंसर्ट करते हैं अपने वर्कशीट में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जा रहा है कि जो फार्मूला होता है वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, वही बात फिर से बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, 5 को ऐड करना है उन दोनों के साथ, तो हम लोग इस तरीके से फार्मूला लिखते हैं। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे पता चल पाता है हम लोगों के फार्मूला के अंदर में
बहुत प्रकार का चीज़ होता है, जैसे फंक्शन हो गया, रेफरेंस हो गया, ऑपरेटर हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कौन कौन सा पार्ट होता है फार्मूला के अंदर में? तो फार्मूला में सबसे पहला फंक्शन होता है। जैसे कि हम लोग सम लिखा करते थे ये वाला फार्मूला में, जैसे जो फंक्शन है इस फंक्शन को इक्वल टू का साइन डालकर फिर उसके बाद जो सम लिखा जाता है ये या यहाँ पे एग्जांपल में पाई लिखा गया है। तो ये जो पाई लिखा गया है या सम लिखा गया है, तो इससे हमारे वर्कशीट को समझ में आता है कि एडिशन करना है। पाई लिखने से ये समझ में आ रहा है वर्कशीट को कि ये पाई का वैल्यू जो 3.142 होता है उसको मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है। तो ये सारा जो होता है ये फंक्शन होता है हम लोगों का। अब आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या होता है इसके अंदर में। तो इसके अंदर में रेफरेंस होता है। रेफरेंस जो आप सभी को पता होगा, सेल रेफरेंस जिसको हम लोग रेफरेंस दिखाते हैं शॉर्टकट में। तो यहाँ पे A2 जो है वो यहाँ पे रेफरेंस का काम कर रहा है, या A10 हो गया, C13 हो गया, C1 हो गया, ये सारा रेफरेंस होता है। तो रेफरेंस को हम लोग वहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि एक फंक्शन लिख के मैं दिखा दे रहा हूँ, इक्वल टू सम, और सम लिखने के बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे C1 लिखते हैं, फिर उसके बाद डबल डॉट दे के और यहाँ पे A2 लिखा जा रहा है, और A2 लिख के और फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया जा रहा है, और एंटर जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो हम लोग का कैलकुलेशन हो जाता है C1 से लेके A2 के बीच में। तो यहाँ पे जो A2 जो है वो सेल रेफरेंस डिनोट कर रहा है। और कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है, कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है फार्मूला के अंदर में, ताकि हम लोगों का कोई डिजिट ऐसा होता है जिसको हम लोगों को बीच में इंसर्ट करना पड़ता है, जिसको हम लोगों को बदलना नहीं है, जिस वैल्यू को बदलना नहीं है, जिस वैल्यू से हम लोगों को सारे सेल्स को मल्टीप्लाई करना है, वो हम लोग एक जगह पे लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 जो है वो डाल दिया गया है, तो 2 जो है वो डाल दिया गया है। इसका मतलब जो ये पूरा का पूरा फार्मूला है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, या 2 का पावर होगा। यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर डाला गया होगा, अगर प्लस का साइन डाला गया होगा तो प्लस होगा, और जो भी चीज़ का सिंपल डाला गया होगा, सिंबल डाला गया, ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया होगा, वो किया जाएगा। यहाँ पे कैरेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो कैरेट ये वाला जो सिंबल होता है ये पावर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे 4 पावर 2 हो गया, 3 पावर 9 हो गया। तो ये 3 पावर 9 अगर लिखना है तो 3 कैरेट 9 लिखा जाता है हमारे वर्कशीट में। अगर 4 पावर 2 लिखना है तो 4 कैरेट 2 लिखा जाता है। तो ऐसे ही लिखा जाता है। इसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं, या एस्टेरिस्क का साइन जो होता है वो मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि फिर उसके बाद आगे बताया जा रहा है कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को कैसे यूज़ करते हैं। तो कांस्टेंट जो होता है हम लोगों का, वो कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो बदलता नहीं है, उसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए नहीं यूज़ करते हैं। जैसे डेट हो गया हम लोगों का, 210 नंबर हो गया, क्वार्टरली अर्निंग हो गया, ये सारा वैल्यू जो होता है ये बदलता नहीं है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि ये जो होता है इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए नहीं, बस ऐसे दिखाने के लिए इसको उसमें इंसर्ट करते हैं, ताकि वर्कशीट को पता रहे कि इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं करना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो जो हम लोगों का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अपने वर्कशीट के अंदर में, उसमें जो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो कितने प्रकार का ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बताया जा रहा है कि ऑपरेटर स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कैलकुलेशन। ऑपरेटर ये बताता है कि किस तरीके का कैलकुलेशन करना है। मीन्स अगर प्लस का सिंबल डाला जा रहा है तो इसका मतलब वर्कशीट को पता चलेगा कि एडिशन करना है। माइनस का सिंबल डाला जा रहा है, ऑपरेटर डाला जा रहा है, तो इसका मतलब उसको पता चलेगा वर्कशीट को कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑपरेटर ही डिसाइड करता है कि किस तरीके का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। तो टोटल 4 प्रकार का हम लोगों का ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, टेक्स्ट कंटेंटेशन और रेफरेंस। तो अरिथमेटिक जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि हम लोगों को अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है तो उसके लिए हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी को यहाँ बॉक्स से पता चलेगा कि क्या होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये जो प्लस है, माइनस है, एस्टेरिस्क का सिंबल है, स्लैश का सिंबल है, परसेंटेज हो गया और पावर हो गया, ये सारा जो है ये हम लोगों का अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटर। प्लस का साइन एडिशन करने के लिए, माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट करने के लिए, एस्टेरिस्क का साइन मल्टीप्लाई करने के लिए, स्लैश का साइन डिवाइड करने के लिए, पावर का साइन परसेंट निकालने के लिए, ये परसेंट का सिंबल परसेंट निकालने के लिए, और कैरेट का साइन एक्सपोनेंट पावर्स पता करने के लिए। तो ये हम लोगों का अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। अब आगे हम लोगों का दूसरा जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा ये इक्वल टू का साइन कंपेयर करने के लिए होता है, किसी 2 वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इक्वल टू का साइन यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी 2 वैल्यू को कंपेयर करना है तो इक्वल टू करके दिखाना है, या ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, लेस देन करके दिखाना है, या ग्रेटर देन इक्वल टू करके दिखाना है, लेस देन इक्वल टू करके दिखाना है, या नॉट इक्वल साइन का इस्तेमाल करके कोई इक्वल नहीं दिखाना है। तो ये सारा चीज़ दिखाने के लिए हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स 2 वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। अब आगे जो हम लोगों का तीसरा ऑपरेटर जो है वो होता है कॉन्कैटिनेशन जो है, वो टेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन जो है ये क्या होता है कि जैसे
जो एंड का जो सिंबल होता है जिसको हम लोग एम्परसैंड कहते हैं, एम्परसैंड जो है वो सिंबल क्या करता है, किसी दो वैल्यूज़ को जोड़ने में काम करता है। तो आप सभी को पता होगा कि एंड जो है वो किसी दो चीज़ को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है, कॉन्केटिनेंट जो है वो एक से अधिक वैल्यूज़ को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस यहाँ पे बस एक ही सिंबल का बात किया जा रहा है। अब चौथा जो हम लोग का ऑपरेटर है वो रेफरेंस ऑपरेटर है। रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है कि वो रेंज ऑफ सेल को दिखाता है। जैसे कि जो हम लोग फॉर्मूला में सेमी कॉलन कॉलन डालते थे हम लोग, ये डबल डॉट वाला, और A1 इधर लिखा जाता था और A10 यहाँ लिखा जाता है। तो ये जो कॉलन था ये बता रहा था कि A1 से लेके A10 के सेल के बीच का वैल्यू को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। मीन्स इसी को रेंज ऑफ सेल कहा जाता है, A1 से लेके A10 तक। तो ये अगर बहुत सारा सेल एक साथ दिखाना है तो उसके लिए हम लोग कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोगों का कॉमा क्या होता है, कॉमा भी एक तरीके का रेफरेंस ऑपरेटर होता है। कॉमा क्या दिखाता है कि मान लीजिए कि हम लोगों को A1 से लेके और A10 सेल चाहिए, A1 से लेके A10 सेल चाहिए, उसके साथ हम लोगों को B5 सेल चाहिए और उसके साथ हम लोगों को C6 सेल चाहिए। तो ये सारा चीज़ अगर ये सारा अलग अलग जो रेफरेंस आप सभी को दिखाई दे रहा है A1 से लेके A10, अगर लगातार किसी वैल्यू को दिखाना है A1 से लेके A10 तो हम लोग कॉलन इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे रेफरेंस को इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रही है, हम लोग का रेफरेंस ऑपरेटर हो गया। तो टोटल हम लोग का 4 प्रकार का ऑपरेटर होता है यहाँ पे। और एक और रेफरेंस यहाँ पे दिखाया जा रहा है लास्ट में, ये स्पेस रेफरेंस जो होता है वो हम लोग स्पेस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दो ठो यहाँ पे रेफरेंस दिखाया जा रहा है B7 से लेके D7 तक और फिर C6 से लेके C8 तक। उसके बीच में ये दो रेफरेंस दिखाया जा रहा है। तो दो रेफरेंस को दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, बीच में एक स्पेस का सिंबल डालना होता है। स्पेस से क्या होता है कि वर्कशीट को पता चल पाता है कि हाँ ये दो रेफरेंस को हम लोगों को अलग अलग ऐड करना है। तो ये हो गया हम लोग का टोटल 4 प्रकार का ऑपरेटर। इसी के साथ हम लोग का आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।